देश में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और यूजीसी नेट से जुड़ी हुई जानकारियों को वो खोजते रहते हैं कि उनमें क्या बदलाव आ रहा है और किस तरीके की चीज़ें देखने और तैयारी करने के बाद वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं यूजीसी नेट में। तो यूजीसी नेट से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी अभी रिसेंटली नोटिफाई हुई है और उसका नोटिफिकेशन आया है। तो वह जानकारी कौन सी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है उन सभी लोगों के लिए जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और यूजीसी नेट के लिए जो है कि आप तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके जरिए अपना भविष्य में करियर बनाना चाहते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं सरज्ञान। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और इस चर्चा को जो है कि आपको डिटेल में समझाने के लिए, उस विषय को समझाने के लिए मेरे साथ मेरे मित्र कुंदन कौशल हैं, जो कि मेरे साथ जो है कि PhD भी कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और तो हम लोग ऐसी जानकारियां आप लोगों के लिए निरंतर लाने का प्रयास करते हैं जो कि यूजीसी नेट और यूजीसी की तमाम जो नोटिफिकेशन होती है उससे जुड़ी हुई होती है, ताकि आपको किसी प्रकार का अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर रह सके। तो कुंदन, सबसे पहले हम ये बात जानना चाहेंगे कि यूजीसी नेट में अभी जो बदलाव या आप कह सकते हैं जो नया नोटिफिकेशन आया वो क्या है, ताकि सब लोग जान सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते। नमस्कारम, मैं कुंदन कौशल और दिग्विजय विश्वकर्मा के इस बहुत प्रसिद्ध और पॉपुलर इनिशिएटिव का एक अभिन्न हिस्सा बनकर बहुत खुश और प्रसन्न महसूस करता हूं। अब सीधे अगर सवाल पे आया जाए कि यूजीसी का जो रिसेंट जो मॉडिफिकेशन है या अमेंडमेंट है या रेदर अपडेट कहें, उसमें क्या बदला है नेट एस्पिरेंट्स के लिए या नेट क्वालिफिकेशन के बाद एलिजिबिलिटी के लिए, तो इसको मैं आपके लिए सरलतम भाषा में अगर रखने की कोशिश करूं तो मैं इसको 3 वेरिएबल्स में रखूंगा और फिर उसको हम डिड्यूस करके उस कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि आखिर बदला क्या है। तो पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें 2 कैटेगरीज थी जिसमें आपको लिखा जाता था अवार्ड एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड टू बी अपॉइंटेड या अपॉइंटमेंट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन द कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एज एप्लीकेबल। अब जो चेंज हुआ है, 3 कैटेगरीज आपको दी जाएंगी और मैं इस 3 कैटेगरीज को ऐसे बताना चाहूँगा, ऐसे क्लासिफाई करना चाहूँगा: एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ JRF एंड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन कॉलेजेस ऑब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। ये 3 चीज़ें हैं जिसको अलग अलग कैटेगरीज में आप समझेंगे कि कैसे कैसे एलिजिबिलिटी डिफाइन होती है। ठीक है, तो इससे पहले तो चूँकि हमारे पास, क्योंकि अभी तो इन्होंने 3 तरीके के लाइन बना दिए हैं, अभी उससे पहले मेरे ख्याल में 2 चीज़ें थी जिसमें कि आप केवल JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर एक साथ और दूसरा सिर्फ ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं ये चाहूँगा क्या इसके ऊपर भी कुछ बताएं कि अगर जो PhD एडमिशन, ट्रू, तो PhD एडमिशन को लेकर जैसे पहले होता था कि जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि सिर्फ PhD एडमिशन के लिए आपको सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ता है अगर आप नेट क्वालिफाई हैं या JRF आपके पास है तो, और कुछ जगहों पर नेट का वैल्यू नहीं देते थे, सिर्फ जो है वो CUT अपना कराते ही थे। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से हम देख सकते हैं। क्या जो यूजीसी ने अपना खुद का बर्डन डाउन किया है कि हमें जो है कि एक PhD एडमिशन के लिए अलग से CUT नहीं कराना पड़ेगा, उसको हम नेट में ही इंक्लूड कर दें। एक दूसरी बात यह है कि जो यूनिवर्सिटीज़ जो CUT या अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती थी उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला। बिल्कुल, तो जैसा कि दिग्विजय 3 कैटेगरीज जो आने वाली हैं अब, तो क्योंकि जब पहली बार NTA ने संभाला 2018 में पदभार नेट के एग्जामिनेशन करवाने का, कंडक्ट करवाने का, उसके बाद से चीज़ें बदली हैं। अब आप देखते हैं कि आपको मार्क्स ना बता के ज़्यादातर वो परसेंटाइल बताते हैं और वो परसेंटाइल से फिर डिफाइन हो जाता है कि कट ऑफ क्या गया और आप कितना अचीव या स्कोर कर पाए। अब जो 3 कैटेगरीज आएंगी, कैटेगरी 1, ध्यान से आप सुनेंगे, कैटेगरी 1 विल बी अगेन, और सारी चीज़ें उसी पे डिफाइंड होंगी, परसेंटाइल जैसा आप सिक्योर करते हैं। पहला जिसमें परसेंटाइल जो पहले डिफाइंड होता था, जो जितना हाईएस्ट ऑब्टेन या सिक्योर कर पाते थे उनको JRF मिलता था, एज वेल एज ऑब्वियसली एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें एक और क्राइटेरिया जुड़ गया है, यू विल बी एलिजिबल, जो कि पहले भी थे, फॉर द एडमिशन टू PhD। अब इसमें एक और कैच है, वो ये है कि यूनिवर्सिटीज विल नाउ consider all the net qualified candidates
for eligible to be eligible for the admission to the PhD programs. Now इसमें 3 कैटेगरी जो है, पहला है कि अगर आपने JRF लिया तो आपको 2 चीज़ें मिल गई, आप डायरेक्ट एडमिशन PhD के लिए इंटरव्यू में जा सकते हैं, दूसरा आप ऑब्वियसली एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो जाते हैं। कैटेगरी 2, आपको JRF तो नहीं मिला बट यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। Now third category is for them who of course are not eligible for even to be appointed as assistant professor or for JRF, but they are eligible for admission to PhD program. Now ये जो 2 और 3 नंबर 2 और 3 कैटेगरीज जो है, जिसमें JRF ऑब्वियसली आपको नहीं मिल रहा है बट आपको मौका मिल रहा है एडमिशन टू PhD। अब ये 2 और 3 कैटेगरी के लिए एक और पैरामीटर डिफाइन किया है उन्होंने कि अगर आप 2 और 3 कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो पहला कि आपका 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का होगा। नाउ 30% विल बी decided by your performance in the interviews. So rather, जैसा कि दिग्विजय ने कहा, UGC is now providing all sort of scopes and empowering the universities, colleges और institutions कि अब वो अपने तरफ से डिफाइन करे कि वो किनको एडमिशन PhD में देंगे। बट अगेन 70% आपका नेट का स्कोर still is going to be very much important और 30% for the interview परफॉर्मेंस। तो कुंदन, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे अभी तक तो हम जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो प्रिपरेशंस होती हैं, तैयारियाँ करते हैं, उससे जुड़े हुए क्या जो पैटर्न था उसमें कोई बदलाव किया गया है या फिर वो सब चीज़ें वही हैं? और क्योंकि इसमें जो एक ये हो गया कि अब आप नेट क्वालिफाई हो गए तो आपको एक PhD के एडमिशन का जो चीज़ हुआ, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि क्या एग्ज़ाम को लेकर भी कोई चीज़ बदली गई है या सिलेबस को लेकर? 2 महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें जो बहुत ध्यान देने योग्य हैं, और वो ये हैं कि मौका तो ज़रूर बढ़ाया जा रहा है कि आप PhD एडमिशन के लिए अब एलिजिबल हैं अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं। बट अगेन द थिंग इज़ कि पहले जो भी नेट क्वालिफाई कर लेते थे वो एलिजिबल होते थे टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर्स। नाउ इफ़ यू आर इन कैटेगरी 3 then you are only eligible for PhD admission but not for the appointment as assistant professor. Number 1, मतलब अगर आप कैटेगरी 1 और 2 में हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा, JRF मिल जाएगा कैटेगरी 1 में, आप एडमिशन भी ले सकेंगे और आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। बट कैटेगरी 2 में JRF चला जाता है, आप एडमिशन ले सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कैटेगरी 3 JRF चला गया और असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एलिजिबिलिटी चली गई, लेकिन स्टिल यू कैन बी अ PhD रिसर्च स्कॉलर और यू कैन परसू रिसर्च। नाउ द चेंजेस जो दिग्विजय जिसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ अभी फिर एक नोटिस आया है UGC की तरफ से जो कि टाइम एंड अगेन आता रहता है। दे आर ट्राइंग टू कीप इट वेरी फेयर और बहुत ज़्यादा वो इसको फ्लेक्सिबल बनाना चाह रहे हैं। तो अब UGC के नेट के सिलेबस में इन ऑल द 84 सब्जेक्ट्स सिलेबस अपडेट होने जा रहा है। चेंजेस कह लें या अपडेट कह लें या अमेंडमेंट या एडिशन जो भी होगा वो किया जाएगा, वो थोड़ा कंकरेंट और थोड़ा कंटेम्प्रेरी इशूज को ऐड करेंगे और थोड़ा रेलिवेंट टॉपिक्स को उसमें ऐड करेंगे। मुझे ना ये चर्चा करने के साथ एक सवाल और आ रहा है, तो मैं पूछना चाहूँगा जैसे क्योंकि ये नेट के थ्रू होने जा रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं क्योंकि जो फर्स्ट पेपर UGC का होता है नेट का, उसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मतलब बहुत अच्छा नहीं करते, वो ठीक है, किसी की क्षमता होती है जो दूसरी तरीके से अच्छा कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि जो इसमें ये हो गया है कि PhD एडमिशन के लिए अभी आपको नेट ही क्लियर करना पड़ेगा, तो क्या ऐसी कोई समस्या आने वाली है उन विद्यार्थियों को जो कि पेपर 1 जो होता है उससे बहुत थोड़ा मतलब उसमें मजबूत नहीं है, अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि जो भाई हम PhD कर लेंगे तो फिर जो है नेट एग्जाम वाला जो सर्टिफिकेट है वो लेकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो क्या उसमें कोई समस्या आने वाली है? सर एक तो बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे लग रहा है परसिस्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो इन व्यू ऑफ द स्क्रैपिंग ऑफ एमफिल प्रोग्राम, एक एलिजिबिलिटी तो आपकी वहाँ से अब धीरे धीरे आने वाले फर्दर जनरेशंस कह लें या बैचेज कह लें या सेशंस, उसमें अब एमफिल नहीं होगा, तो दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम या एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द इंटरव्यू फॉर द PhD। तो अब उनके लिए इन्होंने क्राइटेरिया थर्ड जो लाया है उन्होंने, हाँ अब इसमें कैच 22 सिचुएशन है, आपके लिए एक स्कोप भी है और कहें जैसा दिग्विजय अंडरलाइन कर रहे हैं, अगर आप नहीं सिक्योर कर पाते हैं इन आइदर ऑफ द कैटेगरीज, आप ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं अपना रैंक या पोजीशन, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी
हार्ड लक फॉर द एस्पिरेंट्स कि वो ऐसा होता था कि पहले बहुत सारे लोग जो है कि पीएचडी मतलब विदाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम True. में भी हो जाती थी, True. लेकिन अब ये यूजीसी ने इंश्योर कर दिया है कि अगर आप पीएचडी भी ले रहे हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ही आ रहे हैं। ट्रू। अब इसमें एक और चीज भी है, क्योंकि ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एकेडमिक्स दे मस्ट बी एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि थोड़ा इसको और बेहतर करने के लिए, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इसको और थोड़ा धार और शार्पनेस देने के लिए दे हैव नाउ डन अवे विद द नेक सिस्टम। दे हैव नाउ प्रपोज्ड बाइनरी ग्रेडेड, बाइनरी accreditation and maturity based graded accreditation, जिसको GB and MBGA के तौर पे जाना जाएगा। अब NAC नहीं रह गया, बल्कि GB and MBGA के तौर पे वो जाना जाएगा। मैच्योरिटी बेस्ड असेसमेंट होगा इंस्टीट्यूशंस का भी। तो वो चाह रहे हैं कि वो शार्पनेस आए इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और ऑफ कोर्स इनके जो कैंडिडेट्स हों या इनके जो जिनको आप कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स होंगे, स्टूडेंट्स या जो भी होंगे, वो भी थोड़े बेटर हों। और इस वजह से उन्होंने नेट को एटलीस्ट रिक्विजाइट बना दिया है कि इसके बगैर आप पीएचडी परसू नहीं कर पाएंगे। लेकिन वी मस्ट बी होपफुल कि वो जो थर्ड कैटेगरी होगी उसकी परसेंटाइल, विच आई इन द बिगनिंग हाईलाइट आउटलाइंड, कि उसकी परसेंटाइल कमेगी। जेआरएफ के लिए तो हाईएस्ट जाएगी, मॉडरेट जो जाएगी वो नेट के लिए जाएगी, और जो तीसरी होगी फॉर पीएचडी एडमिशंस वो कमेगी। तो ऑफ कोर्स आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम माय व्यूअर्स या एस्पायरिंग बडिंग कैंडिडेट्स कि वो थर्ड कैटेगरी तक तो ऑफ कोर्स अचीव कर सकते हैं। तो इसमें कोई संदेह या शक नहीं कि वो इतना तो कर ही लेंगे। पेपर 1 या पेपर 2 क्यूमुलेटिव मिला के, या इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस या स्ट्रॉन्ग होल्ड इन आइदर ऑफ द पेपर या सेक्शंस, वो इतना तो कम से कम क्वालिफाई कर लेंगे कि वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हों। एंड देन 70% प्लस 30% का क्राइटेरिया इज ऑलवेज देयर। चलिए ठीक है कुंदन, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस जानकारी को आपने जो है कितने बढ़िया तरीके से बताया, और मुझे लगता है कि अगर अभी भी किसी को कुछ जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, निश्चित तौर पे हम वहाँ पर रिप्लाई देंगे। और ऐसे ही यूजीसी नेट से जुड़ी हुई कोई गाइडलाइन हो, नई चीज़ें आई हो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई और नोटिफिकेशन हो, एमए में एडमिशन हो, यूजी में एडमिशन हो, या उससे जुड़ी कोई और जानकारी आती है तो निश्चित तौर पर मेरा प्रयास रहेगा। श्योर। एंड बिफोर वी एंड, वी एज अ टीम मस्ट इन्फॉर्म यू इन एडवांस कि हम कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स, या क्या है पीएचडी करने के फायदे या क्या है नुकसान, तो आई शुड नॉट से, बट यस पीएचडी करने के क्या स्ट्रगल्स या चैलेंजेस हैं, या क्या उसके बहुत एडवांटेजेस हैं, तो वो हम फिर डिस्कस करेंगे। एंड व्हाई आई इनवाइट यू ऑल, यू मस्ट बी एस्पायरिंग टू डू पीएचडी इन योर लाइफ्स, क्योंकि दिस प्रोवाइड्स यू अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू योर लिविंग। सो हम करेंगे इस पे बात कि मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम कैसे हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन, आपका भी धन्यवाद, आपका धन्यवाद, व्यूअर्स का। व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, एक ही अनुरोध है कि अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि क्या चेंज हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि आप ना कर रहे हो लेकिन आपका कोई मित्र कर रहा हो, उसे जानकारी की आवश्यकता हो, तो उसे ज़रूर कहें कि वीडियो देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आप कुछ भी और आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या फिर कुछ और जानना चाहते हैं तो। धन्यवाद। इतना ही, मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और दूसरी वीडियो। धन्यवाद।